100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। मेरठ में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। हत्यारों ने पिता और पुत्र की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। मामला पारिवारिक विवाद में हत्या का है। हत्याओं का आरोप मृतक के भाई के ससुराल वालों पर लगा है। इस पिता के दर्द की इंतहा नहीं। कातिलों ने इस पिता को जीते जी मार डाला। इस बूढ़ी आंखों के सामने हत्यारों ने उसके बेटे और पोते का चाकुओं से गोदकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और कातिल बड़े आराम से फरार हो गए। 3 लोग, एक लेडीज आई, 2 आदमियों पे हमला करा कातिलाना और उनको कत्ल करके भागने में कामयाब हो गए। उनके हाथ में छुरे थे और लोहे की लंबी रोड थी जिससे कत्ल हुआ है। 2 लोगों को। मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के इमलियान मोहल्ले में दिन निकलते ही 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया। पारिवारिक विवाद में 2 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। जिसने भी खूनी खबर सुनी वो सन्न रह गया। दरअसल इमलियान की रहने वाले अशरफ की शादी 7 साल पहले लिसाड़ी गेट के ऊंचा पीर की रहने वाली शबाना के साथ हुई थी। बताया जाता है कि बीमारी की वजह से शबाना की 1 महीने पहले मौत हो गई थी। शबाना की मौत क्या हुई, 2 परिवारों के रिश्ते का ताना बाना बिखर गया। शबाना की मौत के बाद से ही दोनों परिवारों में तनाव रहने लगा था। रिश्ते इतने बिगड़े कि लड़की के मायके वालों ने लड़के वालों से शादी में दिया गया सभी सामान लौटाने की मांग कर दी। मामला पंचायत तक पहुंच गया। बिरादरी की पंचायत हुई और पंचायत ने लड़की वालों को सारा सामान वापस करने का फरमान सुना दिया। हमारे लड़के की बहू थी। अच्छा। अब से 1-1.5 महीना पहले उसका अचानक इंतकाल हो गया। अच्छा। बिरादरी मसला बनाई, इकट्ठे हुए। उन्होंने अपना दहेज का मसला रखा। मैंने मेले के आज में हाथ जोड़ के यूँ कह दिया, भाई मैं आपका सबका ताबेदार हूँ, वो सामान अपना मांग रहे हैं, मुझे देने में कोई उजर नहीं। मैंने दे दिया। हर एक कागज लिखा पड़ी हो गई। इसमें आगे एक दूसरा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करे। उन्होंने उसके बाद ये हमला किया। शादी में लड़के वालों को दिया गया सामान लौटाने के बाद लगा कि इस विवाद का अंत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। खूनी कहानी तो अभी लिखी जानी बाकी थी और इस खूनी कहानी का अंजाम तय कर दिया मृतका शबाना की छोटी बहन के एक कदम ने। शबाना की छोटी बहन यानी अशरफ की साली ने अपने घर की दहलीज को लांघकर अशरफ के घर में कदम क्या रखा, दोनों परिवारों में भूचाल आ गया। बताया जाता है कि अशरफ और उसकी साली एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों शादी के मकसद से घर छोड़कर कहीं निकल गए। दोनों की इस हरकत से लड़की के घर वाले आग बबूला हो गए और लड़की का भाई अपनी बहन को ढूंढते हुए अशरफ के घर पहुंच गया। लेकिन अशरफ तो अपनी साली को लेकर कहीं दूर निकल चुका था। अशरफ के नहीं मिलने से बौखलाए लड़की के भाई और इनके साथियों ने अशरफ के पिता यासीन, भाई शब्बू, भतीजे चांद और दूसरे भतीजे शाकिब पर चाकुओं से हमला बोल दिया, जिसमें अशरफ के भाई शब्बू और भतीजे चांद की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। इसमें अशरफ के साथ में जो आरोपी हैं, इनकी बहन ब्याही थी, जो रमजान के दौरान बीमारी के चलते उसका इंतकाल हो गया था।
इसके बाद आज सूचना प्राप्त हुई कि उस एक छोटी बहन यानी अशरफ अपनी साली को लेकर के कहीं चला गया है। उसको पता करने उसके भाई 5 भाई हैं वो आए थे और योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ये कृत्य कायद किया। इनके जो भाई थे यहाँ सप्पू और उनका लड़का चांद और एक और भाई है आकिब, इन सब पर हमला कर दिया। हमले के दौरान चांद और सप्पू को चोटें लगी। इसको हॉस्पिटलाइज कराया गया लेकिन वहां पर वो बच नहीं सके हैं, उनका इंतकाल हो गया है। इस दोहरे हत्याकांड में हमलावरों की संख्या 5 बताई जा रही है, जिनमें 3 लड़की के भाई और 2 उनके साथी बताए जा रहे हैं। इन हमलावरों में एक महिला भी बताई जा रही है। डबल मर्डर की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी पहुंच गए और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही बाकी के हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। इसके साथ ही पुलिस अशरफ और उसकी साली को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। मृतकों में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी हैं उनमें से मुख्य आरोपी को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। बाकी के लिए हमारा प्रयास जारी है, तत्काल ही गिरफ्तार करके और सख्त सजा करवाएं। पारिवारिक विवाद में हुए इस दोहरे हत्याकांड से पूरा इलाका सख्ते में है। अब देखना है कि पुलिस कब तक हत्यारों को गिरफ्तार कर अपने अंजाम तक पहुंचा पाती है। मुनव्वर चौहान, मेरठ, नेशनल वॉइस। एक बार फिर स्वागत है आपका 100 नंबर में। हर्ष फायरिंग पर कितना ही सख्त कानून बनाए जाने की बात कही जाए, लेकिन इसमें होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार इजाफा होता जा रहा है। ताजा मामला आगरा का है, जहां शादी में दूल्हे की दरवाजे की रस्म के दौरान पास ही खड़े युवक ने हर्ष फायरिंग करनी शुरू कर दी और उसी बीच एक गोली पास ही खड़े एक शख्स को लग गई, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एक बड़ी लापरवाही किस तरह से खुशियों को मातम में बदल देती है, इसी की वानगी देखने को मिली आगरा में। आगरा के थाना एतमा उद्दौला इलाके में शादी के दौरान दूल्हे की बारात में दरवाजे की रस्म के दौरान एक युवक ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली पास ही खड़े प्रमोद गुप्ता को लग गई और वो जख्मी हो गए। आनन फानन में उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहाँ पर दरवाजा हो रहा था और दरवाजे के पास ही ये लड़का प्रमोद गुप्ता खड़ा हुआ था और वहाँ पर फायरिंग की और फायरिंग करके और साइड से हट गए। इतने में पब्लिक ने गाड़ी में डाला है और सीधे जीजी हॉस्पिटल ले गए। फायरिंग में क्या हुआ? फायरिंग में तो गोली लगी है। किसको गोली लगी है? प्रमोद गुप्ता को। फिर क्या हुआ? और फिर उनको गाड़ी में डाल के और सीधे जीजी हॉस्पिटल, वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया यहाँ के लिए। हर्ष फायरिंग रोकने को लेकर सख्त कानून बनाए जाने की बात हर बार की जाती है। इस पर बैन भी लगा हुआ है, लेकिन इससे होने वाली मौतों के आंकड़ों में हो रहे इजाफे से सरकार की पोल खोल दी है। आगरा में हुई मौत के मामले में फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। ये शादी समारोह था चौफुटा पे लक्ष्मी नारायण सेवा सदन में। वहाँ शादी में बारात चढ़ रही थी, तो जो अभी प्राथमिक सूचना मिली है कि श्री प्रमोद गुप्ता जी को गोली लग गई हर्ष फायरिंग में, इससे उनकी डेथ हो गई। तो परिजन ले गए अस्पताल, वहाँ डेथ डिक्लेयर हो गया, तो मोर्चरी में बॉडी रख दी है। फिर सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस कह रही है कि कार्रवाई होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुशियों को मातम में तब्दील करने वाली इस गलत परंपरा पर कानून का शिकंजा आखिर कब तक कसा जाएगा। सज्जर सागर, नेशनल वॉइस, आगरा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। 100 नंबर में आगे भी गुनाह की कई कहानियां बाकी हैं। बने रहिए हमारे साथ।
बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ये रोता परिवार, दर्द भरी चिंगाड़, ये भीड़ के चेहरे में अजब सी खामोशी। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए और अब कफन के तौर पर इस कपड़े में कैद महिला की लाश के बारे में सोचिए। जख्म इतना गहरा और ताजा था कि खून अब भी रिस रहा है। कपड़े का रंग धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। तस्वीर में सज धज के खड़ी, लेकिन इस कपड़े में इसकी लाश कैद है। गुनाह इसका कुछ भी नहीं, बस एक तरफा इश्क का मामला था और बेगुनाह लड़की को इनकार करने की सजा जान देकर चुकानी पड़ी। एक गोली चली और जिंदगी खत्म। हमारी यही बच्ची घर में थी, वो वहाँ से बच्ची बता रही कि वहाँ से आया है, जबरदस्ती का दरवाज़ा खोला है, घसीट के लाया है, लड़की को मार कर मेरी लड़की के कट्टा भी लगाया है हाथ में कि तुम बोली कि तुमको मार दोगे, तो मेरी लड़की बाहर निकल भागे पकड़ने लगी। किसने किया ये? गुलाम। दरअसल पुराना प्रेम प्रसंग इतना भयानक साबित होगा ये तो कभी खुद उसने नहीं सोचा होगा, लेकिन हुआ ऐसा कि जिसने भी सुना वो कांप उठा। जी हाँ, बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने युवती को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मैं अपने भीतर रही हूँ, दोनों कहती कमाल लगा रही हूँ और आसमा अपने घर में टाल रही है और वहाँ से अब वो के बाल पकड़ कर हम लाओ मैं दरवाजे के लगे कुंडी खोलो है, कुंडी खोल के मैं कहूँ मोरा अम्मा को छेड़िया लेके तो मैं बाहर निकली हूँ और मैं निकली हूँ लारो आज आसमा कहती बच्चा बच्चा मैं भीतर ले गया हुआ तो कुल देर करते हो कड़ाव हुआ। दरअसल हडहा गांव की रहने वाली इस युवती को उसके पड़ोस के ही रहने वाले युवक गुलाम गोरा ने घर के अंदर घुसकर गोली मार दी। परिजनों की माने तो आरोपी गुलाम मृतका से मिलने एक पड़ोस के घर में आया था और वहीं उसने उसके सर में तमंचे से गोली मार दी। परिवार वाले कुछ बोलने की हालत में नहीं, लेकिन परिजनों से जब पूछा गया तो रोते रोते ही सही उन्होंने ये दर्द भरी दास्तान सुनाई। हम अपने घर में थे, मैं जा रहा था घर से निकल के हार गई, तो हमारी छोटी बच्ची थी, उसने जाके मुझसे कहा कि भाई आसमा आपकी को गोली मार दी मार कर। तो मैं इसे समझ के ऐसे आया लड़का। और फिर जब दोबारा कहो तब मैं वहाँ घर से जब आऊँ तो यहाँ हमारी मिली है आंगन में। युवती की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस की माने तो युवती की शादी 2 साल पहले हमीरपुर में हुई थी और इनका पहले से प्रेम प्रसंग था। युवती का पति उसे लेने गांव आया हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था वो जिसे गांव से लेने आया है वो अब कभी उसके साथ न लौट सकेगी। तस्वीर में कैद ये लड़की अब कफन में कैद है। उसका पति लेने के लिए गांव में आया हुआ था अपनी पत्नी को लिवा जाने के लिए, मृतका को लिवा जाने के लिए, लेकिन जो लड़का जिससे की अफेयर बात बताई जा रही है वो उसको मिलने के बहाने ले गया कि जा रही घर पर हमसे मिल लो, तो मिलने के बहाने ले गया घर पर। वहाँ ले जाकर के उसने कमरे में उसको सर में सटा के गोली मार दी जिससे उस लड़की की मौके पर मौत हो गई। बांदा में ये कोई पहली घटना तो नहीं खुलेआम दिन दहाड़े किसी पर गोली चलने की, लेकिन अगर घर के अंदर भी कोई सुरक्षित न रह पाए तो फिर आखिर वो कहाँ सुरक्षित रहेगा? कानून कर क्या रहा है और क्या कर रहे हैं खाकीधारी? ये तमाम सवाल अपने आप में बड़े हैं, क्योंकि घर के अंदर अगर कोई सुरक्षित नहीं तो घर के बाहर की बात क्या ही की जाए। अतुल मिश्रा, बांदा, नेशनल वॉइस। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 2 दिन से लापता 17 साल के लड़के की लाश नाले के पास मिली है। पुलिस का सायरन सुनने के बाद ये लड़का 2 दिन पहले गायब हो गया था। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। ये तस्वीर है 17 साल के शुभम की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में रहने वाले शुभम की गुमशुदगी
2 दिन पहले लिखवाई गई थी। बताया जा रहा है कि शुभम इंद्रापुरम इलाके में 2 दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। इसी बीच गश्त लगाती पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस का सायरन बजते ही सभी लोग भाग गए। पुलिस की गाड़ी आगे निकलते ही बाकी दोस्त तो वापस आ गए, लेकिन शुभम नहीं आया। शुभम के परिजन उसे रात भर ढूंढते रहे, लेकिन शुभम नहीं मिला। 2 दिन की तलाश के बाद भी शुभम नहीं मिला तो उसके परिजनों ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। सोमवार को इंद्रापुरम इलाके में एक लाश मिलने से सनसनी मच गई। शुभम के परिजनों से लाश की पहचान कराई गई। लाश शुभम की निकली। 4 लड़के परसों रात ताश खेल रहे थे और उन लड़कों को जो पुलिस ने अरेस्ट किए हैं उन्होंने बताया कि ये लड़के जब पुलिस का सायरन सुना है तो ये लड़के भाग लिए वहाँ से, और उसके बाद से ये लड़का लापता है और इसकी आज डेड बॉडी एक नाले में मिली है। अब शुभम के परिजन उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं। बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा ही कि इसके मुंह पे निशान भी हैं और इसके कपड़े फटे हुए हैं, जो हम लोग इसको मर्डर हमको लग रहा है, क्योंकि लड़का 36 घंटे से फरार था और ना उन बच्चों ने बताया है। बच्चे अब बता रहे हैं कि ये लड़का हम लोग वहाँ से भागे। अब पुलिस का कहना है कि जांच में तथ्य सामने आएगा, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये शुभम नाम का व्यक्ति जो है, ये 2 दिन पहले इसकी गुमशुदगी थाना इंद्रापुरम में दर्ज की गई थी। कल मुकदमे में उसे कन्वर्ट कर दिया 363 में। आज इसकी डेड बॉडी में नहर में मिली है। डेड बॉडी को निकाल के और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो भी सत्यता होगी उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शुभम के साथ आखिर हुआ क्या? क्या पुलिस के सायरन के डर ने उसकी जान ले ली, या फिर दोस्तों ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे वो मर गया? अब इन्हीं सवालों को खंगालने में पुलिस जुटी है। शक्ति सिंह, गाजियाबाद, नेशनल वॉइस। यूपी के हमीरपुर में रेप और मारपीट की खबर से सनसनी मच गई, लेकिन इस मामले में पुलिस का रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल एक लड़की को शादी का झांसा देकर एक दबंग लगातार उसके साथ कई सालों तक शारीरिक संबंध बनाता है, और जब लड़की शादी करने के लिए कहती है तो आरोपी लड़की को बड़ी बेरहमी से डंडों और चाकू से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देता है। लेकिन इसकी फरियाद लेकर जब पीड़ित थाने जाती है तो बड़ी मशक्कत के बाद मामला दर्ज किया जाता है। अपने परिजनों के साथ पुलिस की चौखट में न्याय की फरियाद लगाती ये वो पीड़िता है जिसको शादी का झांसा देकर उसके साथ कई महीनों तक रेप किया गया। पीड़िता ने जब शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसको बेदर्दी से पीट कर लहूलुहान कर दिया। कृष्ण कुमार सोनी, पप्पू सोनी हमें रखे हुए हैं। वो हमसे कहा था 6 महीने बाद हम शादी कर लेंगे। उसने शादी नहीं की। जब हमने शादी के लिए कहा तो उसने हमारे साथ मारपीट की। वो घर पे आके हमारे साथ अत्याचार करता है, तो संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध, और मारता पीटता है। मामला हमीरपुर जनपद के थाना कस्बा राठ का है, जहां पर एक 28 वर्षीय लड़की को कस्बे का ही कृष्ण कुमार उर्फ पप्पू कई महीने से शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। इसी दौरान पप्पू की शादी हो जाती है, लेकिन पप्पू फिर भी जबरन पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए रहता है और शादी का झांसा दिए रहता है। वहीं जब लड़की ने पप्पू से शादी का दबाव बनाया तो पप्पू नाम के उस शख्स ने उसे लाठी डंडों और चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उस मारपीट से पीड़िता को कई जगह अंदरूनी चोटें आई और वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। लड़की को जबरदस्ती संपर्क बनाए हुए हैं। कई बार बहुत बुरी तरीके से मारता है। जब हम रिपोर्ट करने जाते हैं तुम्हारे लड़के को मार डालेंगे, तुम्हारे लड़के को मार डालेंगे, जब जेल जाएंगे और
लगाए रहते तो मकान से कूद के आता है मकान से, और पापा को भी मार, कई बार इसके पापा को भी मारने के हाथ उठाया उसने, और इससे शारीरिक संबंध बनाया, बहुत दिनों से जबरदस्ती करता है। कल सुबह बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत परेशान है उससे। हम न्याय चाहते मेरी लड़की, मेरी लड़की वहीं जब पीड़िता के परिजन पीड़िता सहित दबंग पप्पू की रिपोर्ट करने थाने रात जाते हैं तो दबंग पप्पू वहां पहले से मौजूद होता है। थाने में रिपोर्ट न लिखे जाने से परेशान पीड़िता चित्रकूट थाना मंडल डीआईजी से न्याय की फरियाद लगाती है। तब जाकर दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। डीआईजी के यहाँ इसलिए गए कि थाने में आए तो पप्पू सोनी और केशव सोनी के परिवार के लोग सब पहले से यहाँ मौजूद थे, तो हम लोग घबरा गए कि यहाँ मारपीट ना होने लगे। फिर हम डीआईजी सर के यहाँ गए तो डीआईजी सर के यहाँ भी पहले से मौजूद मिले ये लोग। ऐसा नहीं है कि पीड़िता दबंग पप्पू के जुल्मों की पहली बार शिकार हुई है। इससे पहले भी उसने लड़की को बुरी तरह से पीटा था, जिसकी शिकायत लड़की के परिजनों ने पुलिस से की थी, लेकिन पप्पू ने लड़की के घर पहुंचकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद डर की वजह से लड़की के घर वालों ने शिकायत वापस ले ली थी। वहीं पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर होने के बाद डीआईजी के आदेश से आरोपी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी युवक अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। थाने रात पर एक पीड़िता द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर मारपीट करने एवं उसके साथ गलत काम करने का आरोप लगाया गया है। उसके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस तहरीर में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें विवेचना की जा रही है और इसमें सारी विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जो भी सुसंगत साक्ष्य मिलेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपकी पुलिस और महिला सुरक्षा हमीरपुर में पूरी तरह फेल नजर आ रही है। पीड़ित शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाने के चक्कर लगा रही है और अपराधी थाने में बैठकर थाना चला रहे हैं। रिजवान अली, हमीरपुर, नेशनल वॉइस। 100 नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत, नमस्कार।